जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, 1 अगस्त से लोन भरने की टेंशन खत्म। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें टेंशन लेके बैठे हुए हैं, लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से उनको लगातार रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, लीगल नोटिस आ रहे हैं और तमाम तरीके से आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। हम जिस लोन कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो है मल्टीपल कंपनियां। मल्टीपल कंपनियां कौन सी? जोन सी आपकी एनबीएफसी जो आपकी ऐप स्टोर पर उपलब्ध है, या फिर आपके क्रेडिट कार्ड है, या पेडे लोन कंपनियां हैं जो कि बहुत सारी आपको 1 महीने के लिए लोन देकर आपसे 1% का ब्याज वसूल करती हैं। उन लोन कंपनियों का आज हम बताते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपके माइंड में जो भी गलत ख्याल चल रहे हैं सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक करना और शेयर करना। उन लोगों को जो इस समय लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से परेशान है उन लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी कमेंट में अपने शहर का नाम और कंपनी का नाम जरूर लिख दीजिएगा ताकि हम आपको बता सके आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं या नहीं आ सकते। क्योंकि कंपनी का नाम और शहर का नाम पता होगा तो बहुत सारे लोग हैं जो कि कमेंट में बता देंगे और हम भी आपको कमेंट में जरूर उसका आंसर जरूर दे देंगे। दोस्तों बाकी नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये अपॉइंटमेंट बुक करने का नंबर, आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं कॉल बुकिंग के माध्यम से। दोस्तों आज हम बात करने वाले अनसिक्योर्ड लोन कंपनी के बारे में। अनसिक्योर्ड लोन कौन से? जिसमें आपसे सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर आपने उनसे पैसा ले रखा है लोन कंपनी से, चाहे वो 1 लाख का है चाहे वो 10 लाख का है, डस नॉट मैटर। लोन कंपनी है अपना जो पैसा है वो किस प्रकार वसूलने की कोशिश कर रही है और आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। अगर आप एक सच्चे लोन डिफॉल्टर है, लोन डिफॉल्टर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है एक जेन्युइन डिफॉल्टर जिसके साथ कोई प्रॉब्लम बन जाती है, और एक होता है वो जिसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानबूझ कर डिफॉल्ट करता है। जानबूझ के डिफॉल्ट करने वालों के लिए तो भैया सीधी सी बात है, और पुलिस स्टेशन भी खुला हुआ है, सब कुछ खुला हुआ है। लेकिन एक सच्चा लोन डिफॉल्टर जिसके साथ कोई आकस्मिक प्रॉब्लम बन चुकी है, जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन बन चुकी है अब आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आप पैसा देना तो चाहते हैं लेकिन पैसा दे नहीं पा रहे हैं। एक एक चीज आप लोग रिलेट करेंगे अपने साथ। अगर आप एक सच्चे लोन डिफॉल्टर हैं और आप कंपनी को देना तो चाहते हो लेकिन आकस्मिक स्थिति खराब हो चुकी है, इस वीडियो के माध्यम से आगे जानते हैं। तो देखो दोस्तों, जो मैंने बताया डिफॉल्टर 2 प्रकार के होते हैं, जिनकी जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, तमाम तरीके से कोई ऐसी कंडीशन बन चुकी है, पैसा देने में असमर्थ हैं। इस बीच लोन कंपनी आपको डीपीडी के डिपेंड पर आपको अलग अलग तरीके से हराश करती है। लेकिन अब आपको हराश नहीं होना, परेशान नहीं होना, वीडियो के माध्यम से आपका सारा डर खत्म कर देने वाले। क्योंकि हर व्यक्ति के मन में जरूर अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। उसको जब तक अपने अधिकार के बारे में नहीं पता होगा व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते रहना। तो दोस्तों देखो, ये लोन कंपनियां जितने भी हैं टारगेट बेस सब कुछ डीपीडी के ऊपर डिपेंड करता है। डीपीडी जिस हिसाब से चलती रहेगी उस हिसाब से आपको हरासमेंट की जो स्थिति है बदलती रहती है। हरासमेंट करने का तरीका डीपीडी पे डिपेंड रहता है। तो इनकी जो पहली डीपीडी होती है, मतलब डीपीडी का मतलब ड्यू पास डे, एक एक दिन जैसे जैसे आपका कटता है उसको 1 डीपीडी, दूसरा दिन 2 डीपीडी, 3 डीपीडी, 4 डीपीडी, जैसे आपका 3 महीने एनपीए जाता है 90 डीपीडी, उसके बाद फिर आपका जो 180 डीपीडी, फिर राइट ऑफ में आपका जाता है जैसे 270 डीपीडी। तो इस प्रकार की डीपीडी पे डिपेंड करता है अब आपको इससे कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो देखो दोस्तों, जब इनकी आपकी पहला दिन जब लोन डिफॉल्ट होता है तो लोन कंपनी आपको कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारी कंप्यूटराइज कॉल करना शुरू करती है। जब कंप्यूटराइज कॉल आनी आपके पास शुरू होती हैं तो आप लोगों के मन में ये बहुत बड़ा एक भ्रम पैदा कर देते हैं। इस भ्रम की वजह से अधिकतर लोग अपने आप को बहुत ज्यादा लज्जित महसूस करते हैं। लज्जित महसूस होने की वजह से कई लोग तो देखो, पहली बात तो ये है, कई लोगों के पास जैसे मान के चलो आपकी 2 तारीख की डेट है, आपने 2 तारीख की किस्त भरनी है, लेकिन आपके पास जो सैलरी आती है वो 5 तारीख को आती है। अधिकतर कई बार वो बाउंस हो जाती है, तो अब उसको 5 तारीख को भर देते हैं। उसका कोई भी रोल नहीं है, लेकिन उसमें आपका सिविल का इंपैक्ट पड़ता है, सिविल आपका लॉस होता है। लेकिन ये है कि आपको फ्यूचर में थोड़ा लोन लेने में दिक्कत आती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी बन जाती है, आपकी जो सैलरी है वो 50,000 है लेकिन ईएमआई आपकी 80-90 हजार बन जाती है। तो इस बीच आप लोगों को एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति क्या करते हैं, जो पहले बड़े लोन होते हैं, बड़े लोन में चुका रहे होते हैं, तो उनको फिर एकदम से कंडीशन बुरी हो जाने की वजह से, जॉब लॉस हो जाने की वजह से, या फिर बिजनेस लॉस हो जाने की वजह से फिर वो पेडे लोन लेना शुरू कर देते हैं, जो 1 मंथ में उनको पे करने होते हैं। 20,000 का लोन है, 35,000 रुपए अगले महीने 25 दिन में या 30 दिन में पे करने हैं। ऐसे करके बहुत सारे, फिर एक को चुकाने के चक्कर में दूसरा, दूसरे को चुकाने के चक्कर में तीसरा, तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा, ऐसे बड़े सारे मल्टीपल लोन क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद जब आप उनके पास पैसा देने के लिए नहीं होता, फिर वो हाथ खड़े कर लेते हैं, अब मेरे से नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कमेंट में जरूर बताना अगर आपके साथ ये स्थिति बन चुकी है तो यस जरूर लिख दीजिएगा, हाँ सर मेरे साथ भी ये स्थिति
चल रही है। तो इससे बाहर निकलने के रास्ते हैं। देखो दोस्तों, फर्स्ट डीपीडी पे ही आप लोगों को कंप्यूटराइज कॉल करना शुरू करते हैं और लगातार, ये नहीं है कि एक कॉल आएगी, 10 15 20 25 30 कॉल, शुरुआती दौर पर 50 कॉल आना संभव है, इनका कॉल आनी ही आनी है। उसके बाद जब आपकी डीपीडी बढ़ती रहती है, जैसे मान के चलो अभी आपकी 1 से लेकर 20 डीपीडी तक गई है आपकी, 20 दिन के बाद इनके रिकवरी वाले भी घर पर आना शुरू कर देते हैं। अब हम इसमें समझते हैं हम आपको इसमें कैसे बचना है, कैसे बाहर निकलना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले लोन कंपनी आपको फोन के माध्यम से बताती है। बहुत सारे लोग पैसा पे कर देते हैं, जब जिसकी स्थिति नहीं होती पे करने की, वो कैसे भी निकलेगा। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अगर आपकी कोई कंडीशन बुरी हो चुकी है तो सबसे पहले हमें एक लोन कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस, जिसको बोला जाता है लीगल प्रायर नोटिस, उसको लोन कंपनी को एक ईमेल के माध्यम से, किसी वकील के माध्यम से लिखवाकर भिजवा देना चाहिए। छोटा लोन है तो आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको कोई बड़ी कंपनी से लोन है तो आपको एक वकील के माध्यम से उसका रिप्लाई, आपको एक लीगल प्रायर नोटिस जरूर बनवा लेना चाहिए। लीगल प्रायर नोटिस के फायदे सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको लीगल प्रायर नोटिस का मतलब ही नहीं पता। लीगल प्रायर का मतलब होता है, देखो दोस्तों, आप लोग एक तो जा रहे हैं नॉर्मल तरीके से, जो होगा देखी जाएगी, नहीं जो होगा देखी जाएगी में बहुत सारी कंडीशनें बदल जाती हैं, आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है। लेकिन जब आप एक वकील के माध्यम से एक नोटिस भिजवा देते हैं तो आपके होने वाला प्रेशर जो है बहुत ही स्लो डाउनफॉल में आ जाता है, क्योंकि एक वकील के द्वारा जो नोटिस भेजा जाता है उसमें सारी कंडीशन लिखी रहती हैं। उसमें एक आपकी जो कहने वाली कंडीशन है, वो कंडीशन सारी की सारी बैंक को बता दी जाती है। अब बैंक तक कंडीशन पहुंच चुकी है, बैंक अब कई बार आपको टाइम दे देता है, कई बार बैंक आपको टाइम नहीं देता। आपको 90 दिनों से पहले पहले आपको कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस भेज देना है, क्योंकि हरासमेंट करती है कंपनी, जितना पहले भेजेंगे उतनी हरासमेंट आपकी कम होने वाली है। रिकवरी वाला अगर घर पर आ जाता है तो आप लीगल प्रायर नोटिस दिखा सकते हैं, उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई जेन्युइन कस्टमर है, इसके कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो ये आज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। इसके बाद ये जो रिकवरी वाले हैं 21 दिन के बाद घर पर आना शुरू करते हैं, अधिकतर कंपनी के, नहीं तो 10-15 दिन के बाद भी रिकवरी वाले घर पर आना शुरू कर देते हैं। अब रिकवरी वाले जो हैं लगातार आपके पास जो आ रहे हैं, सारे के सारे डीआरए लाइसेंस वाले नहीं आते हैं, क्योंकि लोन कंपनी को डर रहता है कि अगर हमने इनको रिकवरी इनकी इस तरीके से करवा दी तो कई बार व्यक्ति है जो अपने अधिकारों को जानता है वो आरबीआई में कंप्लेंट कर देता है। अब उनको पता है कि देखो कंडीशन बुरी है, आरबीआई में कंप्लेंट कर दी तो रिकवरी वाले की भी जॉब जाती है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। आपके पास पैसा नहीं है, सबसे पहला आपका काम है लीगल प्रायर नोटिस भेजने का। उसके बाद देखो दोस्तों, कॉल आ रही है, कॉल को कोई भी वो नहीं है, मैं तो मत रखो, क्योंकि दिन भर में 100 कॉल नहीं उठा सकता कोई भी व्यक्ति। 1 कॉल 2 कॉल 5 कॉल है, चलो उठा भी ले, लेकिन लगातार कॉल आने की वजह से आप लोग परेशान होते हो। तो इससे हम कहते हैं फोन मत उठाओ, आप लोग सिर्फ लीगल वे में इनसे बाहर निकलने की कोशिश करें। इसके बाद लोन कंपनी अब आपको लगातार आपको नोटिस वगैरह भेजना शुरू करती है, जो कि एनपीए के बाद, लोग कहते हैं एनपीए से पहले सेटलमेंट हो जाएगी, एक किस्त भर दो, हम अगले महीने आपका लोन को सेटलमेंट कर देंगे। 2 लाख का लोन है, 1 लाख में सेटलमेंट कर देंगे। ये सरासर ये रिकवरी वालों को बोले जाने वाला झूठ है। वो आपके अकाउंट को एनपीए से हटाना चाहते हैं। एनपीए हटने के बाद, क्योंकि एनपीए से लोन कंपनी को नुकसान होता है, लोन कंपनी को नुकसान होने की वजह से आपका एनपीए हटवाने के लिए ये तमाम तरीके से आप लोगों के कई बार अकाउंट में फंडिंग करवा देते हैं, ऐसी कि आपका अकाउंट में खुद ही पैसा डाल देंगे कि भैया एनपीए ना जाए, ताकि हमारी एजेंसी में केस रहे, किसी और एजेंसी के पास केस ना जाए। ऐसा होता है। तो अब आपको इसमें क्या करना चाहिए, लीगल प्रायर नोटिस भेजने के बाद लोन कंपनी जो कर रही है, अगर ऐसी वैसी फंडिंग करा रहे तो आप उसमें आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं, कंपनी को डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं कि मेरी तरफ से कोई फंडिंग नहीं हुई। इसके बाद अब लोन कंपनी आपको लगातार नोटिस भेजती है। सबसे पहला जो नोटिस आता है, जिस आप नोटिस के आपने रिप्लाई करवाने जरूरी है। जेन्युइन नोटिस कौन से होते हैं तो सुन लीजिए। पहला नोटिस रिकॉल नोटिस, दूसरा डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, चेक दे रखा है तो 138 का नोटिस, अगर आपने चेक किया कुछ भी दे रखा, आपका क्रेडिट कार्ड है या कोई कंपनी है तो 316 318 का नोटिस। ये नोटिस के रिप्लाई करवाने आपको बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप इन नोटिस के रिप्लाई करा देते हैं तो फ्यूचर आपका सिक्योर बन जाता है, क्योंकि लोन कंपनी एक ही साथ सभी नोटिस नहीं भेजती, एक एक करके नोटिस भेजती है और लगातार नोटिस भेजती रहती है। आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग भी आपके बढ़ाती चली जाती है। आर्बिट्रेशन में आपका अकाउंट लीन हो जाना, सेक्शन 17 का वोट पास करके आपके अकाउंट पे लीन लगा सकते हैं। ईसीएस लगी है तो सेक्शन 25 का केस करके आपके ऊपर मुकदमा चालू कर सकते हैं ईसीएस बाउंस का, और 316 318 का भी मुकदमा शुरू कर देते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ए टू जेड सभी नोटिस के रिप्लाई करवाने शुरू कर देने। सारे के सारे जब नोटिस के रिप्लाई जाएंगे, रिकवरी वालों को जो चलता है ये जो चौनी छापा कि घर पर आना, ये वो, ये ज्यादा से ज्यादा आपको 90-100 दिन तक चलता है। इसके बाद रिकवरी वाले भी घर पर आना बंद हो जाते हैं। फिर लीगल का प्रोसेस चलता रहता है। लीगल का प्रोसेस में अब आपको ये देखना है कि हम अपने लोन को कब तक सेटल कर लेंगे। आप कहते हैं कि भैया मेरे को 6 महीने में मैं लोन की सेटलमेंट कर लूंगा। 6 महीने से लेकर आप लोगों को बता दिया जाता है राइट ऑफ के बाद।
आपको लोन के जो सेटलमेंट के ऑफर मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं। किस प्रकार, अगर आपका देखो बहुत सारे लोग कहते हैं भैया मैं एनपीए के बाद सेटलमेंट कर लूंगा, भैया मेरी सेटलमेंट हो जाएगी। हाँ सेटलमेंट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन अगर आपका 1 लाख का लोन है और आप ऑलरेडी दलदल में फंसे हुए हो, आपकी जॉब नहीं है और आप चाहते हो कि भैया मेरा कम से कम में सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि सेटलमेंट करने के बाद आपका सिविल लॉस हो जाता है, फ्यूचर में लोन नहीं मिलता, तो हमें क्या करना है, देखो सबसे जितनी ज्यादा डीपीडी उतना अच्छा सेटलमेंट का ऑफर। जब 180 डीपीडी आपकी हो जाती है, 180 डीपीडी के बाद लोन कंपनी आपको 40% तक का सेटलमेंट का ऑफर प्रदान कर देती है। 1 लाख के लोन के ऊपर आप ये मान के चलिए आपको 40,000 रुपए में लोन की सेटलमेंट हो जाती है। लेकिन इस बीच आपके पास जो भी अगर मान के चलो कोर्ट से सम्मन भी आ रहा है, तो आपको किसी एक्सपर्ट के माध्यम से जुड़ के सबसे पहले समझना होगा कि इसकी प्रक्रिया क्या है, इसमें किस प्रकार प्रोसीडिंग करानी है, इसमें हमें आगे कैसे निकलना है। क्योंकि कई लोग हैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, कोर्ट का सम्मन ही तो क्या हो जाएगा। लेकिन कोर्ट के सम्मन आ जाने की वजह से आपका सबसे पहले प्री-कोगनाइज के बाद आपके पास कोर्ट का सम्मन, उसके बाद सबसे पहले आपको बेलेबल वारंट, फिर नॉन बेलेबल वारंट, उसके बाद आपको भगोड़ा तक घोषित कर दिया जाता है अगर आप उसमें प्रोसीडिंग नहीं करवाते हैं या खुद नहीं जाते हैं, किसी वकील के माध्यम से प्रोसीडिंग नहीं करवाते हैं। तो ये चीज समझनी होगी, आपके पास कोई भी नोटिस आए तो इग्नोर मत करना। ये नोटिस इग्नोर करने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है अनसिक्योर्ड लोन में, खासकर क्योंकि आपने कोई भी सिक्योरिटी नहीं दे रखी। सिक्योरिटी के नाम पर आपने ना ही कोई मर्गेज है, प्रॉपर्टी नहीं है, कार नहीं है, गोल्ड नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके घर का कोई सामान उठाकर ले जाएंगे या घर पर आकर बैठ जाएंगे। ऐसा कुछ भी आरबीआई की गाइडलाइन में नहीं है कि वो आपके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार करेंगे। दुर्व्यवहार कहीं से कहीं तक नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक समझदार व्यक्ति हैं, सबसे पहले लोन कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस भेजिए, उसके बाद सभी नोटिस के रिप्लाई करवाइए। नोटिस के रिप्लाई करवाने के बाद आप लोन कंपनी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि मुझे सेटलमेंट करनी है। सेटलमेंट जब आपको करनी है तो आपने लोन कंपनी को डायरेक्ट कहना है कि भैया मेरे पास जो ऑफर है, मेरा 1 लाख का लोन था, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इसमें 30 से 35,000 पड़े हैं। अगर आपकी कंपनी करती है लो तो आप सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं। कई बार कंपनी आपको 40% तक, 40,000 तक में सेटलमेंट देती है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति 25-30 हजार रुपए में भी सेटलमेंट करवा लेता है अगर उसकी स्थिति बहुत ज्यादा बुरी है। तो ये चीज आपको समझनी होगी। देखो दोस्तों, लोन कंपनियां लगातार आप लोगों को लोन बांटने का काम कर रही है। लोन किस प्रकार बांटती है, लगातार आपको बोलती है कि ये वाला नया ऑफर आया, ये नया ऑफर आया, लेकिन व्यक्ति को इमरजेंसी फंड में ही लोन लेना चाहिए। ये लगातार लोन के ट्रैप में फंसने से कोई भी फायदा नहीं है। निकलने के लिए आपको एक सीधा तरीका है, पहले लीगल प्रायर नोटिस, उसके बाद सभी नोटिस के रिप्लाई। रिकवरी वाले घर पर आ रहे हैं तो लीगल प्रायर नोटिस दिखाओ, नहीं मान रहे तो ट्विटर पर कंप्लेंट करो, आरबीआई में कंप्लेंट करो। उसके बाद आप आसानी से इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। चाहे आपका एक लोन है, चाहे मल्टीपल लोन है, मल्टीपल लोन है या एक लोन है, ये मत सोचिए कि मेरे मल्टीपल लोन है तो मुझे जेल हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जेल जाने के प्रावधान आपके तभी बनते हैं जब आप भगोड़े घोषित हो जाते हैं। भगोड़ा घोषित हो जाने के बाद जब आपको 14 दिन की जेल के प्रावधान देती है, जज साहब आपको 14 दिन का जेल के प्रावधान दे सकते हैं। तो ये चीज आपको समझनी होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ नोटिस को इग्नोर नहीं करना, बाकी सब कुछ इग्नोर कर दो, कॉल इग्नोर कर दो, मैसेज इग्नोर कर दो, कुछ भी इग्नोर कर दो। लेकिन अगर आपके पास बाय पोस्ट बाय मेल या फिर आपके टेक्स्ट पर कोई भी नोटिस आ रहा है तो उसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आगे जाकर बुरी तरह फंस सकते हो। यही कुछ होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। डरना घबराना नहीं होता, बस सही समझदारी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आप लोग को जानकारी पसंद आई होगी। अगर यहां तक पहुंच चुके हो तो यस जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।